जनमन बात है, पत्थर चलाया जाता है और उधर से बदले में गोली चलाई जाती है। तो गोली चलाने से पहले भी कई सारी चीज़ों का प्रोसेस करा जाता है। एक लाठी चार्ज कराया जाता है, दूसरा टीयर गैस छोड़ी जाती है। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं बनता तो रबड़ की बुलेट चलाई जाती है, प्लास्टिक की बुलेट चलाई जाती हैं। तब जाके 3 जब चरण खत्म हो जाते हैं उसके बाद जाके हवाई फायर का आदेश दिया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर भीड़ काबू में नहीं आती तब जाके उनके पैरों पे गोली मारने का आदेश दिया जाता है। 5 प्रोसीजर हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने 4 को खत्म कर दिया, 5वां सीधा ठा 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 खत्म कहानी। बिल्कुल नहीं जी, ना मैं पत्थरबाजों के साथ हूँ, ना मैं इस तरह के हुड़दंग मचाने वालों के साथ हूँ जो जय श्री राम का नारा लेके दूसरे सबको भड़काते हैं, गंद मचाते हैं, दंगा फसाद करते हैं और दूसरे के मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हुए घूम रहे हैं। भाई ठीक है, आज जो हो गया सो हो गया। आप में इतनी ताकत है, भगवान राम ने आपको इतनी शक्ति दे रखी है, आप उसी अगर मंदिर है तो उसी मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो? आप दूसरी जगह जाके दूसरा मंदिर बना लो। और दोस्तों, शुरू में आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी, जबकि आपको मैं अभी पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। शर्मा जी का बयान निकल के आ रहा है सामने संभल जामा मस्जिद को लेकर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी बात बोली उन्होंने और पूरा बयान सुने इनका। तकरीबन थोड़ा वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन पूरी बयान सुनोगे तभी बात समझ में आएगी। बहुत ही अच्छा बयान दिया है उन्होंने और काफ़ी कुछ बोला इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। तो आइए देखते हैं शर्मा जी ने क्या बोला है, देखते हैं पूरा भी। प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, जज उनके, पोस्टमार्टम हाउस उनके, और फिर आप उम्मीद रखोगे उसमें पुलिस की गोली आपको बरामद होगी? किसी भी कीमत पे बरामद नहीं हो सकती भाई साहब। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप में और 1-2 साल के दूध पीते बच्चे में कोई फर्क नहीं है, और जो भी इस तरह का सोच रहे हैं उनमें और 2 साल के दूध पीते बच्चे में कोई फर्क नहीं है। जिसके हाथ में, मैं बता देता हूँ, जिसके हाथ में दूध पीते बच्चे को क्या होता है, अगर उसे भूख लग रही है तो उसकी माँ अगर उसे दूध पिला रही है तो ठीक है। अगर उसे दूध हटा के वो शहद के जो निप्पल आते हैं ना बिना छेद वाले बचपन में हर बच्चे को पिला, वो उसके मुंह में डाल दिया तो बच्चा सोचता है इसमें से दूध आ रहा है, वो करता रहेगा और वो खुश रहेगा। तो वही हालत यहाँ पे है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट और जो जज साहब का काम है वो सिर्फ इसी तरह से कि मुंह में निप्पल ठूस दिया गया। अब आप इसे मान लो कि इसमें से दूध निकल रहा है। तो जज ने इस मामले को आगे एक्सटेंड क्यों नहीं करा? माहौल को नॉर्मल क्यों नहीं उन्होंने दिया? चुनाव के रिजल्ट आने वाले, इमीडिएट आपने गर्मा गर्मी क्यों करवाई? 19 को ये हरकत हो रही है, 20 तारीख को काउंटिंग हो रही है, 20 तारीख को जितनी भी हेरा फेरियाँ हुई है, 19 तारीख के संभल के दंगे में सब खत्म हो गई। अब पूरा का पूरा चैनल, हर कोई चैनल लगातार संभल कर रहा है। कुंदर की विधानसभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, नांदेड़ लोकसभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, महाराष्ट्र के चुनावों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा कि वहाँ ईवीएम में क्या क्या गड़बड़ हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का व्यक्ति अपने इलाके से, अपने बूथ से मात्र 2 वोट मिलते हैं उसे, जबकि उसके फैमिली में 1.5 दर्जन से ऊपर वोट है। क्या बाकी के 16 लोगों ने उसे वोट नहीं दिया? मतलब वो सब चीजें दबा दी गई, खत्म कर दी गई। 99% ईवीएम चार्ज मिली है। ना पिछले लोकसभा चुनावों में इसका जवाब दिया गया था, ना इस बार के विधानसभा चुनावों में इसका जवाब दिया गया। बिल्कुल नहीं जी, ना मैं पत्थरबाजों के साथ हूँ, ना मैं इस तरह के हुड़दंग मचाने वालों के साथ हूँ जो जय श्री राम का नारा लेके दूसरे सबको भड़काते हैं, गंद मचाते हैं, दंगा फसाद करते हैं और दूसरे के मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हुए घूम रहे हैं। भाई ठीक है, आज जो हो गया सो हो गया। आप में इतनी ताकत है, भगवान राम ने आपको इतनी शक्ति दे रखी है, आप उसी अगर मंदिर है तो उसी मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो? आप दूसरी जगह जाके दूसरा मंदिर बना लो। आप कहो कि हम इससे दूसरी जगह 2 किलोमीटर दूर बढ़िया भव्य मंदिर बनाएंगे, हम आगे खड़े हैं चंदा देने के लिए, हम खड़े हैं वहाँ पे श्रमदान करने के लिए, हम ईंटें उठा के लेके जाएंगे कंधे पे। लेकिन सद्भाव तो कायम रखो, देश में सद्भाव तो कायम रखो। लोगों की जान जा रही है और उन्हें अपने मोह जा रही है। भाई पत्थर चलाएगा तो गोली नहीं चलाएगा क्या? बिल्कुल जनमन बात है, पत्थर चलाया जाता है और उधर से बदले में गोली चलाई जाती है। तो गोली चलाने से पहले भी कई सारी चीज़ों का प्रोसेस करा जाता है। एक लाठी चार्ज कराया जाता है, दूसरा टीयर गैस छोड़ी जाती है। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं बनता तो रबड़ की बुलेट चलाई जाती है, प्लास्टिक की बुलेट चलाई जाती हैं। तब जाके 3 जब चरण खत्म हो जाते हैं उसके बाद जाके हवाई फायर का आदेश दिया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर भीड़ काबू में नहीं आती तब जाके उनके पैरों पे गोली मारने का आदेश दिया जाता है। 5 प्रोसीजर हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने 4 को खत्म कर दिया, 5वां सीधा ठा 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 खत्म कहानी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निजी हथियारों का इस्तेमाल किया था पुलिस ने, क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस वालों के पास क्या अरेंजमेंट करने के लिए दिक्कत है? पुलिस वाले अगर अवैध हथियार बरामद करते हैं, अगर वो 50 अवैध हथियार बरामद करते हैं, वो 5 दिखाते हैं, 45 अपने माल खाने में और अपने इधर उधर लोग जमा करके रख लेते हैं। कोई दबी छुपी नहीं। चाकू भी तो दिखाई है, दंगाइयों के चाकू भी तो बरामद किए पुलिस ने। अरे सर, पुलिस तो चाकू भी बरामद कर सकती है, तलवार भाले सब बरामद कर सकती है पुलिस को। मैं आपको आप यहाँ खड़े हो, मैं आपके उससे चाकू बरामद करवा के दिखा दूँ? आप बिल्कुल सर रहे हो, भरी भीड़ में से आपके पास दिखा दिया जाएगा। यहाँ से आपको लेके जाएंगे, चौकी में लेके जाएंगे और कह देंगे जी पत्रकार महोदय के पास से बटनदार चाकू बरामद हुआ। देते रहो आप सफाइयाँ, देते रहो आप, अपील करते रहो वकील, कोई सुनवाई नहीं होनी। जो आज से 100 साल पहले एक मामला था अंग्रेजों के जमाने में, नो अपील नो वकील नो दलील, वो आज 100 साल बाद फिर ये कहानी रिपीट हो रही है। नो अपील नो वकील नो दलील, फैसला सिर्फ फैसला बस, और वो भी सत्ता पक्ष के फेवर में आना चाहिए। जैसे अंग्रेज किसी को अपनी सफाई का मौका नहीं देते थे, आज ये किसी को सफाई का मौका नहीं दे रहे, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। इन चीज़ों से
अगर विपक्ष जल्दी नहीं जागा तो आने वाले और साल 2 साल की और बात है, विपक्ष टोटली खत्म हो जाएगा। शर्मा जी किसको मानते हैं संभल का गुनहगार कौन है? सबसे पहले शासन प्रशासन है और उससे ज़्यादा बड़े गुनहगार जो है वहाँ के जज साहब हैं। शर्मा जी गुनहगार बाबर हैं। हाँ जी, बिल्कुल बाबर है, बिल्कुल बाबर है। बाबर से पहले अगर आप उसको तो फिर लोधी को भी जिम्मेदार ठहराओ, लोधी से पहले दिल्ली सल्तनत को भी जिम्मेदार ठहराओ, अलाउद्दीन खिलजी को भी जिम्मेदार ठहराओ, हुणों को भी जिम्मेदार ठहराओ, शक को भी जिम्मेदार ठहराओ, उससे पहले 323 ईस्वी में अशोक का शासन था उसको भी जिम्मेदार ठहराओ, सबको जिम्मेदार ठहराओ। आप एक ही वहीं पे 500 साल पे आके क्यों अटक जाते हो? 500 साल से पहले बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था या किसी हिंदू राजा को हराया था? इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था ना, उससे पहले किसका शासन चल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा था। खिलजी से पहले जो इनका दिल्ली सल्तनत चल रही थी, रजिया सुल्तान का शासन चल रहा था। जिम्मेदार तो सारे हैं, आप ढूंढने शुरू कर दो। अब तो पीछे अगर आप चलते चले जाओगे डायनासोर के युग में पहुंच जाओगे। आज की डेट में कोई जिम्मेदार नहीं है, वो डायनासोर जिम्मेदार हैं, वो ड्रैगन जिम्मेदार हैं जिन्होंने आज ये आग उगली है। आपका ही तो घर छीना है बाबर ने। जी जी जी, तो आपका था ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बाबर के पास और पूरे देश में कोई काम नहीं था, उसने घर छीना। चलिए उस बात को भी हमने मान लिया, बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, पूरे मुस्लिम समाज ने उसको तहे दिल से स्वीकार करा। हर मुस्लिम समाज में सिर्फ एक ही बात होती थी, चलो यार इतने साल के कलेश का अंत हुआ। हर मुस्लिम समाज ने ये बात बोली, चलो इतने साल का कलेश का अंत हुआ, खत्म हो गया, अब ये फैसला आ गया, अब आगे कुछ और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहीं भी आपने कोई भी इसके विरोध के सर देखे थे? नहीं देखे। उन्होंने भी मान लिया ठीक है यार, इनको एक मंदिर देने देश में सद्भाव कायम रहना चाहिए, रोजी रोटी का जो है सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली घुमा के फिर उसी में उलझा दिया। अभी कैसे? अभी तो अयोध्या जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, सीधी सी बात है। फिर उसी पे आ गए ज्ञानवापी में वही सर्वे वाला काम। और ये विष्णु शंकर जो सर्वेयर बना हुआ है, जो कोर्ट कमिश्नर बना हुआ है, ज्ञानवापी में भी यही नजर आता है, मथुरा में भी यही नजर आता है, और ये हरिहर मंदिर में भी यही नजर आता है। और जहाँ जहाँ भी डलेगा ये राज्य प्रायोजित बंदा है, जो बाकायदा एक प्रॉपर माफिया है, सर्वेयर माफिया है, जिसे कहा जाता है सर्वेयर माफिया है ये। और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। मतलब आप रखने को एक और दे दीजिए ना, मस्जिद दे दीजिए सब। सारी ले लो सर, आप अंगीकार कहाँ करते हो? हिंदू धर्म में इतनी खुशी होनी चाहिए। आप एक तरफ तो आप अपने मंदिर देने के लिए जिनके 500 साल 400 साल पुराने, आप मस्जिद भी दे देंगे, चलो मुसलमान मस्जिद भी दे देंगे। उसके बाद जब आप उनका कुंभ में बहिष्कार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? उन्हें कुंभ में आने दो। क्या फायदा उनके कुंभ में? क्यों? देश के नागरिक नहीं है? 25 करोड़ नागरिक देश के नहीं है, देश की जीडीपी में हिस्सा नहीं देते, देश को टैक्स नहीं देते, कुंभ में तो फिर उनका क्या काम कुंभ में? तो उस मस्जिद में हिंदुओं का क्या काम? मंदिर था ना, इसलिए किसने कहा मंदिर था? आपने आके कह दिया मंदिर था, 3 उस पे डिजाइन ऐसे बने हुए, तो आपने कह दिया ये तो कमल है। कमल के ऊपर एक ही ट्रेडमार्क लग गया क्या? कमल का फूल किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? कमल का फूल के ऊपर एक ही लोगों का ट्रेडमार्क है क्या? हिंदू धर्म का ट्रेडमार्क है या बीजेपी का ट्रेडमार्क है? कमल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमल भाई साहब इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमल ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। कमल के फूल की जो है आप अगर देखें श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में शालीमार निशात बाग है, तमाम कमल की खेती होती है, तो वहाँ से तो कमल सारे हटा देने चाहिए। शालीमार निशात बाग है तो सर्वे सब निकल आएगा। सर्वे होने दो, सर्वे करो, प्रॉपर तरीके से करो ना सर, दूसरे पक्ष को मौका तो दो। कहाँ दे रहे हैं सर्वे? सही कह रहे हो। जब आप रातों रात उनको बदल दे जाते हो, रातों रात उनको रोक दिए जाते हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा जाता है, उनकी माँ की बहन का उन्हें गालियों से नवाजा जाता है, और फिर आप चाहते हो कि 2 घंटे के अंदर फैसला हो जाए। मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ और जज साहब मेरे फेवर में फैसला दे देते हैं 2 घंटे के अंदर, आप मानोगे? मुसलमानों को दिक्कत क्या है सर्वे? मानोगे? मैं सर्वे की दिक्कत नहीं, मैं कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। आप मानोगे? कोई भी व्यक्ति मानेगा? मैं इनके ऊपर केस कर रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर फैसला आ गया, क्या ये मानेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे भाई निचली अदालत है? तो जांच होने तो देते सर। 2 घंटे के अंदर कोर्ट कमिश्नर कहाँ नियुक्त होता है साहब? कैसे चलेगा भाई साहब 1950 से 2024 आ गया, 74 सालों में आज तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा गया कि सुबह अपील दायर हो रही है, 2 घंटे में उसमें फैसला हो रहा है और 2 घंटे के बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर। ये अच्छी बात नहीं होती सर, सिविल मैटर में ये अच्छी बात नहीं होती। इवन देन फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं उनमें भी अच्छी बात नहीं होती, उनमें भी मुकदमा आप अभियुक्त हो, हत्या के अभियुक्त हो, आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन पथराव नहीं चलेगा। बिल्कुल किसी के राज में भी पथराव नहीं चलना चाहिए, लेकिन किसी के राज में फिर ये इस तरह की हरकतें भी नहीं होनी चाहिए कि रातों रात किसी एक जमीन को आप कहते हो ये जमीन मेरी, आप हटो यहाँ से, अब तो मस्जिद तोड़ेंगे, आप अपना मंदिर निकालेंगे, फिर रातों रात ये भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आप संविधान का सम्मान करने वाले हो, आप कहते हो कांग्रेस को भाजपा ये संविधान को तार तार करती है, संविधान को तार तार आप कर रहे हो। 1947 का वर्शिप एक्ट जो था उसमें साफ साफ प्रावधान था कि जो उसमें जैसी जगह जो थी वो वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई भी दूसरा पक्ष दावा नहीं करेगा। अब उसके बाद आगे देखो, ये उसी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, ये तो हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। क्यों? हर चीज़ पे दावा ठोक रहे हैं, कानून को तो इन्होंने उठा के ताक पे रख दिया बस। आपको शर्मा जी ये तो मानना पड़ेगा, जब अदालतें पहले से ही कमजोर थी तभी तो बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। बिल्कुल है, अदालतें कमजोर नहीं, अदालतों को कमजोर करा गया है। अभी हुआ है पिछले 70 साल से थी, पिछले 10 सालों में हुआ है ये लगातार, और पिछले
5 से 6 सालों में बहुत ज़्यादा ये हुआ है। अदालतें लगातार भारी प्रेशर में काम करती हैं। अदालतों के आप उठा के फैसले देख लीजिए, बीजेपी के खिलाफ फैसला नहीं जाता। सबसे बड़ा इसका अदालत का उदाहरण 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा हुआ। दंगा होने के बाद जो है मसले दर्ज हुए। दर्ज होने के बाद जो है वहाँ के सुबह हाई कोर्ट के जज साहब ने टिप्पणी करी कि ये 4 लोग जो हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और एक ना प्रमोद, ये कौन से तिवारी हैं वो, उत्तर पूर्वी दिल्ली के मनोज तिवारी और एक व्यक्ति और था। 4 लोगों के ऊपर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने चाहिए। ये 4 लोग दंगा भड़काने के आरोपी हैं। उसने दोपहर को टिप्पणी करी है, रात को उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन नए जज साहब आते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं अभी माहौल अच्छा नहीं है, अभी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, इनको मसले को बाद में देखेंगे। उस बात को देखेंगे 2020 से आज 2024 खत्म होने वाला है, 2025 के चुनाव आने वाले हैं, 5 साल में कोई फैसला नहीं लिया गया। आप बता दीजिए कि जुडिशरी दबाव में है या नहीं है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया जुडिशरी सिस्टम को, उन्होंने कहा कि अगर हमने अर्नब को जमानत दी है, जुबैर को भी दी, यानी सबको हमने बराबर नजर से देखा। उमर खालिद कहाँ है, उसको जमानत क्यों नहीं दी? अलजारी जो थे, अलजारी उनको जमानत क्यों नहीं दी थी? अलजारी ने क्या कहा था, एक शेर ही तो कोट करा था, वक्त आएगा कुत्तों का भी शेर हो जाते हैं, और वो करके कितने महीने तक उनको अंदर रखा था, उनको जमानत क्यों नहीं दी साहब? बताइए, है कोई जवाब इस चीज़ का? अब 4 साल हो गए बिना ट्रायल के वो उमर खालिद अंदर है, क्या उसे जमानत दी जा रही है? अभी तक तो नहीं दी उसे। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो पॉक्सो एक्ट जो होता है, उसमें जो है पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर लगता है उसकी गैर जमानती वारंट जारी होते हैं और उसकी गिरफ्तारी अवश्यम भावी होती है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करा गया था? क्या गिरफ्तार करा गया था? पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद क्या उसे गिरफ्तार करा गया था? कहाँ है कानून बराबर? किसके लिए कानून बराबर? हमारे तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कानून बराबर है साहब, और किसी के लिए कोई कानून बराबर नहीं है। आज उन्हीं लोगों को जो है पुलिस अभिरक्षा दी जा रही है, सीधी सी बात है। यति नरसिंहानंद, मोहम्मद साहब का पुतला जला दो, मोहम्मद साहब को आग लगा दो, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद ना उसे गिरफ्तार करा गया, ना उसे जेल में डाला गया, और उसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। क्यों नहीं करा गया भाई? कानून तो यहाँ भी बराबर है। तो दोस्तों, आपने सुना शर्मा जी को, आपका क्या कहना है फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बस यही कहूँगा मैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, एक होकर अल्लाह की इबादत करो, नमाजों को पाबंद बन जाओ, मस्जिदों को फुल रखो। और मामला बहुत ही संगीन चल रहा है। खैर, दुआओं में याद रखें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।